प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज का हमारा यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि आज हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो अभी प्रश्न पत्र हुआ 19 अक्टूबर को, इसको हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पहले हम प्रश्न पत्र में देख लेते हैं प्रश्न पत्र किस प्रकार का प्रारूप था प्रश्न पत्र का। ये आप देखिए कि इसका जो कोड है वो D22 है और ये अर्धवार्षिक 2022-23 का परीक्षा है का प्रश्न पत्र है और कक्षा 10 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र का जो समय है 3 घंटे है और पूर्णांक इसका 80 है। पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और ब हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रमवार दिए जाएं, क्रमवार लिखे जाएं। जैसे कि पहले प्रश्न संख्या 1, फिर उसके खंड, फिर 2, फिर 3, मतलब क्रमवार किया जाए। ये नहीं कि पहले पहला प्रश्न कर दिया और फिर आप 9वां प्रश्न कर रहे, 10वां कर रहे, इस तरह से नहीं। तो क्रमवार इनका यथासंभव क्रम बनाया जाए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं प्रश्न पत्र में, आप देख पा रहे होंगे। प्रश्नों के अंक यहाँ पर दिए हैं 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास खंड अ का है। खंड अ में पहला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। गद्यांश पढ़ लेते हैं। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ शक्ति होती है और जहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान और शक्ति दोनों हैं वहाँ आनंद भी होता है। परंतु अविद्यावशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है, मतलब कम ज्ञान वाला पाता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम दुख होता है। परंतु यह समझ में नहीं आता कि क्या खो गया है और उस खोई हुई वस्तु की, अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करती है, कभी इस विषय की ओर दौड़ती है, कभी उस विषय की ओर, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्त नहीं होती क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों में नहीं है। जब तक आत्म साक्षात्कार न होगा तब तक अपूर्णता की स्थिति बनी रहेगी। इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिससे पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके। कम से कम बाधाएं तो न्यूनतम हों। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। तो मित्रों, ये था गद्यांश। जब आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक, जैसे मैंने पढ़ा, इसी प्रकार से आप परीक्षा में पढ़ेंगे तो आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। हमारे पास पहला प्रश्न
निकल कर ये प्रश्न है, यहाँ पर 4-5 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो चलते हैं, इसका उत्तर जो हमने ये गद्यांश पढ़ा उसके आधार पे मैंने उत्तर बनाए हैं। आप यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर देखिए कि आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञानमय स्वरूप में स्थिति, यही मनुष्य का पुरुषार्थ है। उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो मित्रों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न आता है कि आनंद की खोज कब तक बनी रहती है। तो आनंद की खोज कब तक बनी रहती है, अभी हमने गद्यांश में पढ़ा। आनंद की खोज तब तक बनी रहती है जब तक आत्मा का अपने स्वरूप से आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आनंद की खोज जारी रहती है। यह भी गद्यांश में आया था। अगला प्रश्न निकल के आता है हमारे पास, अपूर्णता की स्थिति कब तक बनी रहती है। ये अभी हमने पढ़ा था। इसका भी उत्तर आप देख लीजिए कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहती है। ये सब आपके गद्यांश में है, आपको सिर्फ वहाँ से ढूंढने हैं, उसको देखना है कि वो कहाँ पर है। आपके गद्यांश में इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, आपको सिर्फ उसमें से ढूंढना है, तो आपको सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि इसी प्रश्न का उत्तर है कि जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक अपूर्णता की स्थिति बनी रहेगी। इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। अब आता है आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है। अब इसका उत्तर जो मैंने ढूंढा है वो है, आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है, जो कि आपको गद्यांश में भी मिल जाएगा और मैंने यहाँ से दे दिया है। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है, योगाभ्यास है, ये गद्यांश में भी दिया है। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि समाज तथा अध्यापक का मूल कर्तव्य क्या है। तो यही समाज अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए और अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। हमने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है कि समाज तथा अध्यापक का मूल कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का अधिकारी बनने में सहायता प्रदान करे एवं उसके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करें। मित्रों, अब चलते हैं। ये था हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न थे गद्यांश पर आधारित, उनको इस प्रकार से आप परीक्षा में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है मित्रों, हर परीक्षा में दूसरा प्रश्न हिंदी का जो है वो है, कुछ संकेत बिंदु दिए रहते हैं, उन पर 2 निबंध यहाँ पर दिए हैं, केवल एक निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर प्रश्न है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। 2 निबंध हमारे सम्मुख दिए हैं। एक है हमारे पास कंप्यूटर की आवश्यकता, जिसके हेडिंग्स यहाँ पर दिए हैं, कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर के प्रयोग और उपसंहार। इन हेडिंग्स के आधार पर, ये संकेत बिंदु के आधार पर आपको 250 शब्दों का निबंध लिखना होगा। इसी प्रकार से दूसरा भी यहाँ पे दिया है, योगासन और स्वास्थ्य। इसमें भी 4 हेडिंग्स दिए हैं। योगासन का अर्थ क्या होता है, योगासन और खेल, योगासन के लाभ और योगासन और व्यक्तित्व विकास। मित्रों, हमारे बच्चे इन हेडिंग्स पे निबंध लिख सकते हैं और इसके अलावा और भी जो हेडिंग्स हैं अपनी तरफ से आप इसमें ऐड कर सकते हैं और 250 शब्दों का निबंध लिख सकते हैं। तो ये अपनी विचारों को हम निबंध में लिखते हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। निबंध में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आपको निबंध भी बताना होगा। अगर आपको चाहिए कि निबंध भी हमको बताया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं निबंध के लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाए परीक्षा में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। मित्रों, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि अपने प्रधानाचार्य को खेल सामग्री उपलब्ध कराने के विषय में
प्रार्थना पत्र लिखिए। और ध्यान रहे, आपको अपना नाम, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम रोहन और लड़की है तो आपका नाम विभा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नाम प्रश्न पत्र में दिया रहता है वही नाम आपको लिखना होगा। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे दिया है कि अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर उपस्थित होने के लिए पत्र लिखिए। आपका नाम श्याम या वर्तिका है। तो आप ध्यान रखिए, नाम श्याम या वर्तिका ही लिखना है। अब यहाँ पर 2 पत्र दिए हैं, किसी एक पत्र को लिखना है। चाहे तो आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख लीजिए या अपने मित्र को पत्र लिख लीजिए, दोनों में से केवल एक पत्र ही लिखना है। तो इसके बीच में अथवा लिखा है, अथवा का मतलब या ये। तो आपको मैं दोनों ही बता देता हूं कि किस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो है कि आपके प्रधानाचार्य को आपको खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, कुछ खेल की सामग्री की कमी है विद्यालय में, आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। दूसरा, अपने मित्र को अपने जन्मदिन में आपको बुलाना है तो आप उसको पत्र लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य को पत्र किस प्रकार से लिखें। तो हम ये पहले आ जाते हैं इस प्रधानाचार्य पर जो पत्र है, ये है खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। इसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेवा में। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर प्रधानाचार्य रायका। आप उस स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपका कॉलेज है, रायका है, या जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन परीक्षा में अपने स्कूल का नाम नहीं लिखते, बाहर का नाम लिखते हैं, अपने स्कूल का नाम नहीं लिखते जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे। तो इसलिए मैंने अपने स्कूल का नाम ना लिख करके रायका लिख दिया यहाँ पर, और रानीखेत उत्तराखंड लिख दिया है। तो आप कहीं का भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना नहीं लिखना है। अब आता है कि विषय। सब विषय लिखना बहुत जरूरी है, इसी से पत्र में जान आती है। तो विषय जरूर लिखें। विषय है खेल कूद सामग्री की समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना पत्र, या खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र। इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप किसी भी प्रकार का लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इसी तरह का लिखें जैसा मैं बता रहा हूं। ये तो मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में वैसे तो खेल कूद के कई सामान उपलब्ध हैं, परंतु क्रिकेट खेल से संबंधित कुछ सामानों की ज़रूरत है। हमारे सभी साथी कई खेलों में अपने विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं, किंतु क्रिकेट में हमारा विद्यालय कभी भी कोई स्थान अर्जित नहीं कर पाया है, मतलब कोई स्थान नहीं ला पाया है, कुछ खास नहीं कर पाया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस ओर तत्काल ध्यान दीजिएगा और खेलकूद विभाग को खेलने का पर्याप्त सामान उपलब्ध करवाने की दिशा में उचित कार्य करने के लिए आदेशित करने की कृपा कीजिएगा। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। और लास्ट में आप लिख देंगे, हम सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद, आज्ञाकारी शिष्य। जैसा कि मैंने बताया, जो कि प्रश्न पत्र में है रोहन या विभा, उनमें से कोई लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहन, कक्षा 10। तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे ये वीडियो। मेरे चैनल का नाम है संजीव कुमार कोहली। तो आप गूगल में ये @संजीव कुमार कोहली करके भी सर्च कर सकते हैं, आपको मेरे चैनल तक ये पहुंचा देगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पत्र को लिख सकते हैं, और आप सामानों के नाम भी लिख सकते हैं कि ये निम्नलिखित सामान जो है खेल की सामग्री हमें उपलब्ध कराने की कृपा कीजिएगा। तो आप नाम की भी पूरी लिस्ट लिख सकते हैं। तो मैंने शॉर्टकट में बताने की कोशिश की आपको। अगले प्रश्न पे चलेंगे, जो हमारा था दूसरा वाला पत्र। मित्र को अपने जन्मदिन पर आपको इनवाइट करना है, निमंत्रण पत्र देना है उपस्थित रहने के लिए। तो उसके लिए अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर उपस्थित होने के लिए पत्र आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप एड्रेस लिखिएगा, पता लिखिएगा, ये पता हो गया है।
और उसकी तारीख हो गई है, दिनांक हो गई है 385 राजेंद्र नगर रुड़की हरिद्वार अक्टूबर 19 2022। क्योंकि 19 अक्टूबर को हमारे यहाँ पेपर हुआ तो मैंने 19 अक्टूबर 2022 यहाँ पर लिखा है। तो ये एड्रेस सही नहीं होगा, ना जाने किसका एड्रेस है, हमें नहीं मालूम। आपको यहाँ कोई एड्रेस लिखना है, अगर वहाँ अगर पता प्रश्न पत्र में दिया है तो वही पता लिखना है जो प्रश्न पत्र में दिया होगा। नहीं दिया है तो क्योंकि इस प्रश्न पत्र में केवल नाम दिया है कि ये नाम होगा आप, लेकिन वो नहीं दिया है कि इसमें पता क्या लिखना है। अगर पत्र में पता दिया है तो पता भी वही लिखा जाएगा। अब आते हैं, हम लिख देते हैं प्रिय मुकुल। मान लीजिए मुकुल है हमारा फ्रेंड, हमारा मित्र, तो हम उसको पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मुकुल, हम लंबे समय से नहीं मिले। अगर तुम 9 नवंबर को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। अब 9 नवंबर को तो हमारा उत्तराखंड बना था, तो मैंने वो डेट यहाँ पे दिनांक ले ली है। ये मेरी जन्मतिथि नहीं है, ये मत सोचना मेरी जन्मतिथि है। तो हम उस दिन एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो और मैं अपनी पार्टी तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। पिछले साल तुम आए थे और तुम जानते हो कि हमने कितने मजे किए थे। मैंने अपने कुछ मित्रों को आमंत्रित किया है और वे सब आ रहे हैं। माता जी भी तुम्हें याद कर रही है, वह तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र। अब मित्र इसमें मैंने लिख दिया श्याम, क्योंकि उसमें दिया था श्याम या वर्तिका लिखना है। तो आप लड़की हैं तो वो वाला नाम लिखिए वर्तिका, लड़के हैं तो श्याम लिखिए। तो इस प्रकार ये दोनों प्रकार के पत्र आपको लिखना एक है, मैं दोनों प्रकार के बता रहा हूं कि जिससे आप बोर्ड परीक्षा में आपको परेशानी ना हो। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न जो हमारा है वो क्या है मित्रों? चौथा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखना है। वाक्य दिए हैं, उनमें क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखना है। मित्रों हमारे पास वाक्य है, मोहन पत्र लिखता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लिखता है वो इसमें क्रिया है, लिखता है क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मोहन पत्र लिखता है, पत्र लिखने का कार्य कर रहा है, तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म है पत्र। तो क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया हो गई। समापिका है, वाक्य को समाप्त कर रही है, समापिका क्रिया है। और साथ साथ ये संयुक्त क्रिया है, क्योंकि लिखता है, वो मिलकर बना है, लिखता है, संयुक्त क्रिया है। इसी प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है? इसमें जहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक, समापिका और संयुक्त क्रिया। किस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं? मैं उत्तर आपको ये बता देता हूँ। लिखता है, ये लिखता है, ये क्रिया है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। लिखता है, क्रिया का भेद, समापिका, संयुक्त और सकर्मक क्रिया, यानी कि क्रिया का भेद भी आपको लिखना है। उड़ते हैं, दूसरे में थी उड़ते हैं क्रिया, उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये क्रिया हो गई उड़ते हैं। क्रिया क्या हो गई? उड़ते हैं, ये हो गई क्रिया उड़ते हैं। और ये हो गया भेद, क्रिया का भेद, समापिका क्रिया, संयुक्त और अकर्मक क्रिया। ये ध्यान दीजिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। यथा निर्देश उत्तर देना है, जैसा निर्देश दिया है वैसा ही उत्तर दीजिए। निर्देश कहाँ है? निर्देश ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में निर्देश दिया है, कोष्ठक के अंदर निर्देश दिया है। पहला है इसमें 5 का क, मोहन का स्वास्थ्य ठीक रहता है इसलिए तेज दौड़ता है। उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है तभी तो तेज दौड़ता है। तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय छांटना है। कौन सा छांटना है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो जोड़ रहा है इसको वो है इसलिए। इसलिए, अगर इसलिए ना हो
तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों वाक्य। मोहन का स्वास्थ्य ठीक रहता है अलग हो जाएगा, तेज दौड़ता है अलग हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा कौन तेज दौड़ रहा है। तो मोहन का स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए शब्द, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब आप उत्तर लिखेंगे तो इसलिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले में चलेंगे, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला उसका विशेषण है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ने का काम कर रहा है, घोड़ा कैसे दौड़ने का तेज कर रहा है। तो ये जो क्रिया विशेषण है, ये तेज दौड़ रहा, तेज जो शब्द है इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि उसने समाचार देखे और सो गया, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर और शब्द आया है, जब और कहाँ है वाक्य में, ये और आया है, जब और आता है तो वो संयुक्त वाक्य होता है। ध्यान दीजिएगा, जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया जाता है तो संयुक्त वाक्य होता है, तो इसका उत्तर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे आता है, निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो यहाँ पे देखिए, है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य पहले वाला है। कौन से वाला है, क्या मोहन खाना खाता है। प्रश्न इसमें क्या है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और प्रश्नवाचक शब्द क्या का भी इसमें प्रयोग हुआ है, तो ये वाक्य इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम, ये उत्तर देख लीजिए, उत्तर मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय मैंने बताया था इसलिए, क्रिया विशेषण बताया था तेज, और संयुक्त वाक्य बताया था एक प्रश्न का, और क्या मोहन खाना खाता है, ये इसका हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित जो है उनका निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। अब निर्देश कहाँ दिए हैं, निर्देश ब्रैकेट में दिए हैं, ये ब्रैकेट में दिए हैं, कोष्टक में दिए हैं। क्या है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, इसको बनाना है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में द्वारा हट जाएगा, ये जो द्वारा है ये शब्द हट जाएगा तो हो जाएगा राम ने धनुष तोड़ा। क्या हो जाएगा, राम ने धनुष तोड़ा। अब आता है अगला वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भाववाचक, भाववाच्य बनाना है। भाववाच्य बनाने के लिए क्या हो जाएगा, पक्षी आकाश में क्या उड़ा जाता है, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। ये उत्तर देख लीजिए, दोनों आ जाएंगे, राम ने धनुष तोड़ा और पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं, मैं मेरे चैनल पे ये वीडियो, संजीव कुमार कोहली हमारा जो चैनल है, और आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए और अपने बोर्ड की कक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को देखते रहिए। प्रश्न संख्या 8 पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, निम्नांकित शब्दों में से वसुधा शब्द का अर्थ क्या है। मैदिनी है, सरिता है, पयोधर है या इंदु है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, ये जो मैदिनी है ये इसका उत्तर है, वसुधा होता है पृथ्वी, और इसका मैदिनी हो जाएगा, क्योंकि सरिता जो होती है वो नदी होती है, पयोधर बादल होता है, और इंदु चंद्रमा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मैदिनी। अब आता है अगले, उसमें प्रश्न है, इनमें से, निम्न में से कौन सा गगन का अर्थ नहीं है। गगन का अर्थ नहीं है, ध्यान दीजिए, नहीं है, गगन का अर्थ नहीं है, नहीं है पे ध्यान देना है। नभ गगन का है, आकाश का है, व्योम आकाश का है, आकाश गगन का है, तो सूर्य जो है इसका अपोजिट है, तो ये सूर्य जो है अलग है मतलब इसमें, तो अब ये सूर्य इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा सूर्य। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है मित्रों, देखिए, निम्नांकित काव्यांशों को पढ़ना है, कविता को पढ़ना है, काव्यांशों को पढ़ करके एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो मित्रों ये कविता है, कविता को पढ़ना है और उसके नीचे 3 प्रश्न दिए हैं, 3 में से केवल 2 करने के लिए बोला है। मैं तीनों के उत्तर बताऊंगा आपको, वहाँ बोर्ड में केवल 2 करने हैं। तो समझिए, कविता है, सूरदास जी की कविता है ये। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वपन दिवस निसी, कहन कहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया ये पद है सूरदास जी का। अब सूरदास जी का ये सुर जो लिखा होता है, ये पहचान है कि सुर लिख दिया तो सूरदास जी का पद हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है? तो हमारे हरि, हमारे हरि, गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि जो है, हरि माने श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण है। अगला प्रश्न आता है कि गोपियों के लिए करुई ककरी क्या है? जो योग उनका संदेश उद्धव गोपियों के लिए लेकर आया था, वो उनके लिए करुई ककरी के समान है, कड़वी ककड़ी के जैसा है। फिर आता है कवि और कविता का नाम। कवि इसमें सूरदास जी हैं, जो मैंने बता दिया आपको, और कविता का नाम इसमें, कविता है पद, सूरदास के पद है, तो पद ये कविता है। मित्रों, इसके उत्तर आप देख लीजिए, उत्तर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको, ये 9 नंबर के तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। हारिल, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी जो है श्री कृष्ण जी हैं। गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी जैसी लगती हैं। कवि का नाम सूरदास और कविता का नाम पद। तो इस तरह से आप लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और मेरे चैनल पे बने रहिए, और दूसरे अपने साथियों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, और सबको सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलिएगा। अब चलते हैं, इसमें अथवा करके दूसरा भी दिया है, अथवा दे दिया है, अथवा करके। अगर आपको ये नहीं आ रहा, कहने का मतलब पेपर वाले ने आपकी सुविधा के लिए किया है कि ये वाला आपको नहीं आ रहा है, इसमें आपको दिक्कत है, आपको कठिन लग रहा है, तो आप इसको मत कीजिएगा, इसको कर लीजिए। इसमें भी 3 प्रश्न हैं, उसको कर लीजिए आप। तो ये आपके 3 प्रश्न इसमें भी हैं। ये दूसरी कविता है, इस कविता को पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, नहीं तो जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला, उसके कोप भाजन बन जाओगे, वो गुस्से में आ जाएगा कि कितना काम बढ़ा दिया मेरा फालतू में काटने पटने का। तो इसलिए आप एक ही करना, जितना पूछा जाए। 3 क्वेश्चन में से 2 पूछे हैं तो 2 ही कीजिए, 2 में से 1 पूछा तो 1 कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, उतना ही करना है जितना पेपर में पूछा है। तो हमारी ये कविता है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब ये कविता है, वो कौन सी कविता है? ये उत्साह कविता है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, जो छायावाद के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो अब इसमें प्रश्न आता है, कवि को बादल किसके समान लग रहे हैं? अब उत्तर देखिए, मैंने उत्तर बना रखे हैं इसके, यहाँ देखिए, कवि को बादल ऐसे सुंदर बालक के समान लग रहे हैं जिनके बाल काले घुंघराले हैं और जिसके हृदय में सुखद भविष्य की अनंत कामनाएं भरी हुई हैं। अब प्रश्न, इसमें अगला प्रश्न आता है मित्रों। अगला जो प्रश्न है कि कवि ने बादल को किस रूप में प्रस्तुत किया है? इस कविता में कवि ने बादल को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो देखिए, बादल जो है कवि निराला जी का प्रिय विषय है। बादल कवि निराला जी का बहुत ही प्रिय विषय है। बादल पर वो बहुत कविताएं लिखते हैं, प्रकृति पर वो बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। तो मित्रों, कविता में उन्होंने बादल को
एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले तथा दूसरी ओर नई कल्पना और उल्लास के लिए नए अंकुर के वरदान के रूप में देखा है। तो ये प्रश्न आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब आता है कवि और कविता का नाम। इसमें भी एक ये बात ध्यान रखिए कि आप सभी कविताओं के नाम, पाठों के नाम, उनके लेखकों के नाम, कवियों के नाम सब आप याद कर लीजिएगा। कवि और कविता का नाम पूछा है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, और इन तीन में से 2 ही प्रश्न करने होते हैं। यदि आपको कवि और कविता का नाम याद है तो एक प्रश्न तो आपका 2 नंबर पक्के हो गए। तो आप कवि और कविता का नाम भी पढ़िएगा। तो मैंने बताया कि कवि का नाम तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है और कविता है उत्साह। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 9। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में मित्रों आपकी कविताओं पर आधारित जो काव्य खंड है, काव्य खंड से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 10वें प्रश्न में। बोर्ड में भी ऐसा ही है, ये पैटर्न अभी अभी उत्तराखंड बोर्ड का आया है। तो इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से कि हमें वहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए हैं। तो प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो क्या क्या विशेषताएं बताई, उत्तर मैं आपके सामने यहाँ दिखा देता हूँ, आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते, युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि में सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध करते हैं, स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वह अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आता है मित्रों अगला प्रश्न कि कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, उसका कारण था कि वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। तो उसका कारण है कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन साधारण सा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लोगों को किसी प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो सके। उसका जीवन अभावों में, कमियों में गुजरा था, अभावों से भरा हुआ था, जिन्हें वह औरों के साथ बांटना नहीं चाहता था। उसके जीवन में किसी के प्रति कोमल भाव अवश्य था जिसे वह किसी को बताना भी नहीं चाहता था। तो इसीलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था। तो अगला प्रश्न हमारे सम्मुख आ जाता है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर हो सकता है। तो बच्चे की जो मुस्कान होती है वो बनावटी नहीं होती, बच्चे की मुस्कान में बनावटीपन नहीं होता, वह सहज और स्वाभाविक होती है। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति की मुस्कान बनावटी हो सकती है, वह समय और स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। बच्चे की मुस्कान में निश्चलता होती है, उसमें कुछ भी छल कपट नहीं होता, पर बड़े व्यक्ति की मुस्कान में हर समय स्वाभाविकता नहीं होती। कभी कभी हो सकता है स्वाभाविकता हो सकती है, लेकिन हमेशा नहीं होती। बड़े व्यक्ति की मुस्कान कभी कभी स्वार्थ वाली भी होती है। तो आते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 11 में चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 11 कहता है फागुन का महीना जो होता है, फागुन में प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो फागुन में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आप देखिएगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको आप देख लीजिए कि हर ऋतु की अपनी विशेषता होती है, हर मौसम की ऋतु की अपनी विशेषता होती है, लेकिन फागुन शायद अन्य सब ऋतुओं से अलग होता है। फागुन में दृष्टि पटल पर तरह तरह के रंग बिखरे हुए मिलते हैं। यह वह ऋतु होती है जब पेड़ों में नए पत्ते निकलते हैं और नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। हवा में फूलों की मादक सुगंध भरी हुई होती है। फागुन की सुंदरता इतनी गजब की होती है कि कवि के ना चाहते हुए भी उसकी आंखें उस पर से हट नहीं रही है और उन्होंने लिख दी थी कविता, अट नहीं रही है
आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो एक ऐसा अक्षर होता है जब जब हम किसी अत्यंत खूबसूरत चीज या किसी खूबसूरत व्यक्ति को देख लेते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी व्यक्ति को हम खूबसूरत को देखते हैं तो हमारी आंखें उस पर जैसे अनंत काल के लिए टिक जाती हैं। तो ऐसी ही सुंदरता फागुन के महीने में होती है कि उसकी जो सुंदरता देखने के लिए कवि की आंखें उसमें कवि उससे आंख हटाना चाहता है लेकिन हट नहीं रही है कवि की आंखें। कवि बोलता भी है कि आंख हटाना चाहता हूं लेकिन हट नहीं रही है। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है हमारा गिरिजा कुमार माथुर जी की एक कविता है, छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है। तो इसमें बहुत ही बढ़िया संदेश इस कविता में मिला है। वो क्या संदेश है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये परीक्षा में आया है कि छाया मत छूना, इसका उत्तर देख लीजिए, बस बहुत बढ़िया है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, और विगत के सुख को याद करके, विगत मतलब जो बीत गया पुराने सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। क्योंकि पुरानी यादों को याद करेंगे तो आज का हमारा जो है दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो विगत की सुखद काल्पनिकता से जुड़े रहना और वर्तमान के यथार्थ से भागने की अपेक्षा उसकी स्वीकारोक्ति श्रेयकर है। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। इसलिए मुझे कविता बहुत अच्छी लगी। कविता में कहा गया है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अगर आप पुरानी चीज़ों को याद करोगे तो मन का दुख दुगना हो जाएगा। तो कविता बहुत बढ़िया है और प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में मित्रों क्या होता है, 2 गद्यांश दिए रहते हैं और 2 गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। लेकिन ये अपठित गद्यांश नहीं होते, पठित गद्यांश होते हैं जो आपकी पुस्तक से, क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से होते हैं। तो इसमें पहला गद्यांश आपके सामने है। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये था गद्यांश। ये पहला पाठ है हमारे पास, नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। मैंने कहा था पाठ का नाम और लेखकों के नाम जरूर याद कीजिएगा। अब इसमें 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न आपको दिए हैं। आपको इनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि पान वाले के लिए कौन सी बात मजेदार थी। तो मित्रों पान वाले के लिए कौन सी बात मजेदार थी? मजेदार ये थी कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल द्वारा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल जाने की बात पान वाले के लिए मजेदार और हंसने वाली थी। कि मूर्तिकार जो था मास्टर मोतीलाल नेताजी का ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया, तो ये पान वाले के लिए बड़े मजेदार बात थी और वो हंस रहा था इस बात पे। अब हालदार साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। हालदार साहब के लिए यह चकित और द्रवित करने वाली बात थी, उनको उसका बड़ा दुख हुआ। अब आते हैं अगला प्रश्न, हालदार साहब क्या ठीक सोच रहे थे। अब प्रश्न आता है कि हालदार साहब ठीक सोच रहे थे, क्या ठीक सोच रहे थे हालदार साहब। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा यहाँ पे। हालदार साहब मूर्ति पर चश्मा ना देखकर यह सोच रहे थे कि जिस व्यक्ति ने यह मूर्ति बनाई है वह गैर जिम्मेदार व्यक्ति है अथवा दक्ष मूर्तिकार नहीं है। एक दक्ष मूर्तिकार जो मूर्ति बनाने में दक्ष हो,
जो है बिल्कुल बढ़िया मूर्ति बनाता हो, तो एक दक्ष मूर्तिकार ऐसा गैर जिम्मेदाराना कार्य कर ही नहीं सकता। और जब उन्होंने मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार का नाम, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, पढ़ा, तो उनकी यह सोच ठीक सिद्ध हुई कि मूर्तिकार दक्ष नहीं था और ना ही अपनी कला के प्रति समर्पित और जिम्मेदार था। वह तो एक साधारण सा मास्टर था, उससे मूर्ति बनवाने जैसा कार्य करवाया ही नहीं जाना चाहिए था। किसी अच्छे मूर्तिकार से मूर्ति बनवाई जानी चाहिए थी। अब इस पाठ का नाम और लेखक का नाम मैंने बता ही दिया आपको। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा और लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। ये प्रश्न आता है इसमें, जो तीसरा जो प्रश्न आता है वो इसी प्रकार का प्रश्न आता है, तो आप इसकी भी तैयारी कीजिएगा। अथवा करके एक दूसरा भी गद्यांश आता है। आपको ये वाला गद्यांश नहीं आ रहा भाई, ये तो मुझे हार्ड लग रहा, बहुत कठिन लग रहा, मैं इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तो इसके लिए एक पेपर बनाने वाले ने व्यवस्था कर रखी है, उत्तराखंड बोर्ड ने कर रखी है कि आपको ये कठिन लग रहा तो दूसरा कर लीजिए। अथवा करके दूसरा भी दिया हुआ है, अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया है, पढ़ लो गद्यांश, इसको भी पढ़ लेते हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। भाई सन्यासी होते तो रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते और खोज कर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है भाई। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते। तो मित्रों अब आ जाते हैं इसमें प्रश्न। 3 प्रश्न इसमें भी दिए हैं और 2 ही करने हैं। बात वही है कि 3 प्रश्न दिए हैं, करने 2 हैं। अब 3 में से 2 करने हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख आ जाता है, वह मन से सन्यासी नहीं थे। एक लाइन में आया है कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक का आशय क्या है, मतलब सन्यासी थे लेकिन मन से नहीं थे, तो ये क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं लेखक इसमें। तो इसका उत्तर देखेंगे मित्रों, आपके लिए बहुत बढ़िया उत्तर हमने बनाया है कि वो सन्यासी क्यों नहीं थे भाई मन से। तो ये देखिए, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, संकल्प ले रखा था उन्होंने सन्यासी बनने का, किंतु वे लेखक को कभी मन से सन्यासी नहीं लगते थे, क्योंकि सन्यासी को किसी भी व्यक्ति से कोई मोह माया नहीं होता, रिश्ते नाते उसके लिए बेमानी होते हैं। किंतु फादर बुल्के का स्वभाव इसके विपरीत था, वह जिससे रिश्ता बनाते थे उसे तोड़ते नहीं थे, इसलिए लेखक को लगा कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। तो फादर बुल्के सन्यासी थे, ये मत सोचिएगा कि सन्यासी नहीं थे। अब आता है फादर बुल्के की चिंता क्या थी, क्या चिंता थी उनकी फादर बुल्के की। तो फादर बुल्के की चिंता थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, फादर बुल्के को सबसे बड़ी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। अगला प्रश्न आता है मित्रों, इसी में अगला प्रश्न आता है कि कौन सी तकलीफ फादर बुल्के मंचों से बयान करते थे। बस वही तकलीफ जो उनको एक ही तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी, इसलिए उनको तकलीफ थी, दुख था इस बात का। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फादर बुल्के को सबसे बड़ी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे। मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या आता है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके आगे गद्य खंड के प्रश्न, गद्य खंड आपने पढ़ा, गद्यांश पढ़ा, सब कुछ हो गया। अब आता है गद्य के जो पाठ आपने पढ़े क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से, उन पाठों पर आधारित 3 प्रश्न आपको यहाँ पूछे गए हैं। उसमें से केवल 2 करने हैं मित्रों, लिखा है 2 करने हैं, 3 नहीं करने हैं।
लेकिन मैं तीनों बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, मैं तीनों बताऊंगा। अब आता है प्रश्न कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो क्यों कहते थे, आपने ये पाठ पढ़ा होगा, तो क्यों कहते थे? चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था। पहली बात तो यह है कि चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था और ना ही वह देश की फौज में था, फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह रहा होगा कि चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। वो देशभक्ति की भावना के कारण ही उसे लोग कैप्टन कहते थे। आगे देखिए, वह अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता था। कैप्टन के कस्बे में कैप्टन के जो है कस्बे में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा, नेताजी का चश्मा, मूर्तिकार उस मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। कैप्टन ने जब यह देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में देश के नेताओं के प्रति सम्मान और आदर था, इसीलिए जब तक वह जीवित रहा उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर रखा। उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। यह सबसे बढ़िया उत्तर है, आप इसको याद कीजिएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। आता है अगला प्रश्न इसी में कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो उत्तर देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, कि देवदार एक विशाल और छायादार वृक्ष होता है। जो पहाड़ के लोग हैं उन्होंने देखा होगा देवदार का वृक्ष, जो अपनी सघन और शीतल छाया से श्रांत पथिक एवं अपने आस पड़ोस को शीतलता प्रदान करता है। ठीक ऐसे ही व्यक्तित्व वाले थे फादर कामिल बुल्के। लेखक के बच्चों के मुंह में अन्न का पहला दाना फादर बुल्के ने डाला था। उस क्षण उनकी नीली आंखों में जो ममता और प्यार तैर रहा था, उससे लेखक को फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। तो अब आता है तीसरा प्रश्न इसमें। 13वें प्रश्न का जो तीसरा है वो है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? तो लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा था वो उनके पिता का था, और दूसरा प्रभाव उनकी जो अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, उनका पड़ा था। तो किस प्रकार से पड़ा था वो आप लिख सकते हैं। लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पिता का प्रभाव, लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का निर्माण भी हुआ। अब आता है शिक्षिका शीला अग्रवाल का क्या प्रभाव हुआ? शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। मित्रों, प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 भी जो है आपको गद्य खंड से ही मिलेगा, मतलब कुल मिला के ये पूरे 13 और 14 ये गद्य खंड से हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का, एक नंबर का। तो आपको भगत, इसमें जो पहला प्रश्न है 14 का, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? मतलब जब भगत का बेटा मर गया तो उनके बेटे की जो बहू थी पुत्र वधू, वो उनको अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो मित्रों उसका ये उत्तर हो जाएगा कि भगत के परिवार में पुत्र और पुत्र वधू के अतिरिक्त तो कोई नहीं था। पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने पुत्र वधू को उसके घर भेजने का निर्णय लिया, परंतु पुत्र वधू उन्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह उन्हें बढ़ती उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, वह उनकी सेवा करना अपना फर्ज समझती थी। उसके अनुसार बीमार पड़ने पर उन्हें पानी देने वाला और उनके लिए भोजन बनाने वाला घर में कोई नहीं था, इसलिए भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। मित्रों, अगला प्रश्न इसमें आता है 14 का ख, आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? ये प्रश्न आता है
कि आपके विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। तो क्यों बनाया होगा, इसका उत्तर आप देख लीजिए। ये आपका उत्तर आपके सामने है कि फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सन्यासी बनकर भारत आने का मन बनाया। उनके मन में भारत आने की बात इसलिए उठी होगी क्योंकि भारत जो है साधु संतों की धरती कहलाता है मित्रों। भारत को साधु संतों का देश कहा जाता है। भारत आध्यात्मिकता का केंद्र है। उन्हें लगा होगा कि भारत में उन्हें सच्चे अर्थों में आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, इसलिए वो भारत आए होंगे। अब आता है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में भी आपको 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से कि आपको दो नंबर के 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर जो ये अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न आए उनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न है 15वां प्रश्न मित्रों, ये कृतिका जो पुस्तक है वहाँ से लिया गया है। पहला प्रश्न इसमें आता है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं। तो बच्चे प्यार करते हैं अपने माता पिता से। किस प्रकार से प्यार करते हैं भाई? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कई तरह से करते हैं। पहला नंबर, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं, अपने स्कूल के बारे में बताते हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में पूछते हैं। फिर आता है माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल भी खेलते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहते हैं। माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे अपने माता पिता से रो धोकर जिद करके कुछ चीज़ें मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं और माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हो सकता है। कई बच्चे अपने मम्मी पापा को गाल पे चुम्मी लेते हैं, प्यार करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अपने माता पिता से प्यार करने के। कोई खट्टा मीठा चुम्मा देता है। तो अब आता है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, देखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मूर्तिकार के द्वारा यत्न किए गए, निम्नलिखित यत्न किए गए। उसने मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थरों की खानों का तूफानी दौरा किया। मतलब सब जगह वो घूमा। उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार और चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और मूर्ति को जिंदा नाक लगा दी गई। अब आता है अगला प्रश्न कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंतोक के लोग मेहनती हैं भाई, इसलिए उनके शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। क्या मेहनत करते हैं, यहाँ पे उत्तर देखिए। गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक परिश्रम किया है। बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं वहाँ। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के
हर पल को खूबसूरत बना दिया है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। इसी से एक प्रश्न और इसी पाठ से, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया जी का पाठ है। बहुत बढ़िया, अच्छा उन्होंने यात्रा का वर्णन किया है। अब आता है कि कभी जो है श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अवसरों की ओर संकेत करता है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो कभी श्वेत पताकाएं फहराते हैं, कभी रंगीन। तो उनका कारण क्या है, कभी वो श्वेत पताकाएं फहराते हैं, कभी रंगीन पताकाएं फहराते हैं। इसका कारण है मित्रों, यहाँ पर हम उत्तर देखेंगे कि सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, बौद्ध जो लोग होते हैं, बुद्धिस्ट जो होते हैं, वो इन पताकाओं को फहराते हैं। आपने भी कई जगह देखी होंगी। तो बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा का प्रतीक होती हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य करने के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, झंडियां फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। तो मित्रों ये थे हमारे 15 प्रश्न। अब आते हैं हम 16वें प्रश्न पे। 16वां जो हमारा प्रश्न है, खंड बा। अभी खंड आ चल रहा था। खंड बा उत्तराखंड बोर्ड में, यहाँ तक का जो अभी हम खंड आ पढ़ रहे थे, तो ये तो उत्तराखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड सबका एक ही था। खंड बा उत्तराखंड बोर्ड का विशेष रूप से है, क्योंकि उत्तराखंड में हिंदी के साथ एक अनिवार्य पुस्तक संस्कृत विनोदनी को लगाया गया है, और जो कि अनिवार्य होती है। तो इस पुस्तक से अब संस्कृत का जो है, संस्कृत का जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न आएंगे, वो संस्कृत के आएंगे। तो अधोलिखित गद्यांश पठित्वा त्रीन प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश को पढ़ के 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। हमारे पास प्रश्न है, हमारे पास गद्यांश है। पहले हम संस्कृत का गद्यांश पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्तः मगधदेशस्य नृपः आसीत्। चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। तस्य मंत्री चाणक्य आसीत्। उसका मंत्री जो चाणक्य था। तपोधनसा राजतंत्र से ज्ञाता, वो तपस्वी था और राजतंत्र का ज्ञाता था। स एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। वो एक उटजे में रहता था। उटजे मैंने कुटिया में रहता था। स वैराग्य भावनाया पूर्ण आसीत्। वो वैराग्य भावना से पूर्ण था। नृपः एक बारम चाणक्याय कंबलानि दत्तवान। राजा ने एक बार चाणक्य को कंबल दिए। तानि कंबलानि निर्धनेभ्य दातुम नृप सूचितवान। राजा ने और सूचना दी कि इन कंबलों को गरीबों में बांट दिया जाए। चाणक्य से उटजम नगराद बही आसीत्। चाणक्य की जो कुटिया थी वो नगर के बाहर थी। केचन चोरा कंबलानि अपहर्तुम चिंतितवंता। कुछ चोरों ने कंबल चुराने के बारे में सोचा। ते एकदा रात्रो चाणक्य से उटजम प्रविष्टवंता। और वो एक रात को क्या हुए, चाणक्य की कुटिया में घुस गए कंबल चुराने के लिए। अब आता है यहाँ पे कि प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न करने हैं, 4 होंगे, 3 ही करने हैं मित्रों, लेकिन मैं चारों बताऊंगा आपको। तो यहाँ है, चाणक्य कस्य मंत्री आसीत्। चाणक्य तस्य मंत्री आसीत्। तस्य माने चंद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत्। अब आता है चाणक्य कुत्र निवसति स्म। चाणक्य कुत्र निवसति स्म। चाणक्य कहाँ रहता था? चाणक्य कुटिया में रहता था। श एकस्मिन् उटजे निवसति स्म। तो इस प्रकार इसी में सारे उत्तर मिलेंगे। तो अभी अगला प्रश्न आता है, चोरा किम चिंतितवंता। चोरों ने क्या सोचा? चोरों ने सोचा चोरी करने का, कंबलों को चोरी कर लें। तो ये यहाँ पर आ रहा है कि किचन चोरा कंबलानी अपहर्तुम चिंतितवंता। अगला प्रश्न आता है इसी में, चोरा रात्रो कुत्र प्रविष्टवंता। चोर रात में कहाँ घुस गए? कहाँ घुस गए भाई? चोर घुस गए थे, ये दिया है, ते एकदा रात्रो चाणक्य उटजम प्रविष्टवंता। उसकी कुटिया में घुस गए थे। तो इनके उत्तर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? इनके उत्तर, ये उत्तर हमने यहाँ पे दिए हैं। ये 16वें प्रश्न के उत्तर हैं। तो ये सारे के सारे आप देख लीजिए जो मैंने बताए, तो आपके पास ये सारे उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे।
अब आता है मित्रों 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न पे आ जाता है, 16 हो गया। 17वें प्रश्न में एक श्लोक है, श्लोक पे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। निम्नलिखित पद्यांश पठित्वा दो प्रश्नों पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। अब आता है श्लोक। नावे ताड़ना तापनाद भग्निमध्ये नावे विक्रियात क्लिश्यमानो अस्मि सुवर्णस्य मे मुखे दुखम तदेकम यतो मां जना गुंजया तोलयंती। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं शॉर्टकट में इसको बताता हूँ अर्थ, फिर इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा, वहाँ से आप अनुवाद देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क ताड़नाद तापनाद विक्रियाद न क्लिश्यमानो अस्ति। कौन है जो पीटने से और गर्मी में तापने से बेचने से दुखी नहीं होता। दुखी नहीं कौन नहीं होता? सोना। सोना दुखी नहीं होता, उसको पीटता भी है सुनार, उसको आग में भी तपाता है और बेच भी देता है, लेकिन उसे किसी बात का दुख नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुवर्णा। सुवर्णः ताड़नाद तापनाद विक्रियात च क्लिश्यमानो अस्ति। तो ये सुवर्णा इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अब आता है कि उसको दुख नहीं है, उसे तापो पीटो बेचो, लेकिन उसका दुख क्या है? फिर दुख क्या है? सुवर्णस्य मुखे दुखम किम। सोने का मुख्य दुख क्या है? सोने का मुख्य दुख है मित्रों कि उसे जो है तुच्छ चीज से तोला जाता है, उसको तोलने वाली चीज से। क्योंकि पुराने जमाने में गुंजा के जो दाने होते थे उनसे तोलते थे, जो बहुत मतलब बिना कीमत का, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती गुंजा के दाने की, उससे तोलते हैं। और जबकि सोना क्या है? बहुत महंगा है, बहुत कीमती होता है, अमूल्य होता, मूल्यवान होता है। तो क्या हो गया? तो जना गुंजया तोलंती, जना तम गुंजया तोलंती इति सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। सोने का मुख्य दुख ये है कि उसे गुंजा से तोलते हैं। अब आता है एक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो मैं कहूँगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जना सुवर्णा कया तोलंती। लोग सोने को किस चीज़ से तोलते हैं? मैंने बताया गुंजया तोलयंती। तो इसका उत्तर वही हो जाएगा, जना स्वर्णा गुंजया तोलयंती। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आता है परीक्षा में। तो अब आता है अगले, उस पर चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में भी 4 प्रश्न दिए होंगे, आपको 3 प्रश्न उसमें से करने हैं। पठित पाठा आधारितान तीर्ण प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के पूर्ण वाक्यों में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आ गया सत्संगति इति शब्द से क्या अर्थ है? सत्संगति जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? सत्संगति का मित्रों सज्जना नाम जो संगति होती है, सज्जनों की संगति, वो सत्संगति कथ्यते। तो इसका उत्तर हो जाएगा सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। तो उत्तर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हो जाएगा सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न है कि किदृशा सज्जना किदृशा भवन्ति। सज्जन कैसे होते हैं? भाई जो सच बोलते हैं, सच्चा अच्छा काम करते हैं, वो सज्जन होते हैं, है ना। तो आप क्या लिख देंगे इसको? सज्जना सत्यवादीना निर्मल हृदया धर्माचारिणा च भवन्ति। सज्जन सत्य बोलने वाले, निर्मल हृदय और धर्म का आचरण करने वाले होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न इसमें आ गया है, गजा कम उजारा। गज ने, हाथी ने किसको उजाड़ दिया? हाथी ने किसको उजाड़ दिया? नलिनी, कमल की जो नलिनी थी उसको उजाड़ दिया, जिसमें भौरा बैठा हुआ था। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो क्या है? गजा नलिनीम उज्जारः। अब आता है अगला प्रश्न, गंगा कहाँ से निकलती है भाई? गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है भाई। गंगा कुतः प्रवहति? गंगा हिमालयात प्रवहति हो जाएगा इसका उत्तर। गंगा हिमालयात प्रवहति। तो ये हो गया। अब चलते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न मित्रों, आगे 21 प्रश्न हैं, बस पहुंच गए, खत्म होने वाले प्रश्न। तो अब यहाँ पर भरने वाला है 19वां प्रश्न। देखिए 19वें प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों को रिक्त स्थान पूर्यत, मतलब रिक्त स्थान पूर्ति करनी है।
यहाँ पर देखो शब्द कितने हैं, शब्द दे रखे हैं 6। मगधेशस्य, सत्ये, हंसा, सत्संगति, मोक्षप्रदम, सुखस्य, 6 शब्द दे रखे हैं। 6 वाक्य दे रखे हैं। आपके वाक्य भी 6 हैं। आपको केवल कितने करने के लिए बोला है, 4, केवल 4 करने हैं इन शब्दों को भर के। तो लेकिन मैं तो सारे बता रहा हूँ, अब 4 आपको करने हैं। जैसे आ गया सर्व प्रतिष्ठितम, तो यहाँ पर आएगा सत्य, पहले वाले में आएगा सत्य। फिर आ गया चंद्रगुप्तस नृपासी, चंद्रगुप्त कहाँ का, मगध देशस्य, यहाँ पे आएगा मगध देशस्य यहाँ पे। अब आते हैं हरिद्वारम, हरिद्वारम मोक्षप्रदम, यहाँ पे आ जाएगा मोक्षप्रदम। अब आए नीर क्षीर विवेकी, दूध और पानी को अलग करने वाला कौन होता है, हंस, यहाँ पे आएगा हंस। अब आता है सजना नाम संगति, उस प्रश्न का उत्तर यहीं दे दिया, बताओ सतसंगति, यहाँ पे आएगा सतसंगति। अब आता है दुखम, दुखम विना नेव, दुख के बिना क्या नहीं, सुख नहीं मिलता। आप जब तक दुख नहीं भोगोगे तो आपको सुख का ज्ञान कहाँ से होगा। तो ये 19वें प्रश्न के उत्तर आप ये सारे एक लाइन में सारे शब्द यहाँ पर देख लीजिए कि पहले वाले में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा, तीसरे में कौन सा आएगा। पहले में सत्य, फिर दूसरे में मगध देशस्य, तीसरे में मोक्षप्रदम, चौथे में हंसा, पांचवें में सत्संगति और छठे में सुखस्य। अब चलते हैं मित्रों 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न क्या है, 20वां जो प्रश्न है इसमें दे रखा है अधोलिखितेभ्य यथा निर्देशम केवल चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तरत के एक एक नंबर के 4 हैं। तो नीचे जो लिखे हैं, जैसे लिखा पो अकह प्रति एकम, इनसे क्या बनेगा, पो अकह से बनता है पावक, प्रति एकम से बनता है प्रत्येकम। ठीक है, कैसे बनेगा ये देख लीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पो पौ धन अकह पावकह, ये संधि विच्छेद संधि हो गई, प्रति धन एकम प्रत्येकम। अब इसी प्रकार से दूसरे वाला जो है अगला जो प्रश्न है इसमें संधि विच्छेद करना है। यहाँ वाले में संधि था करने को, इसमें संधि विच्छेद करना है। ये 2 शब्द दे रखे संधि विच्छेद, संधि विच्छेदम कुरुत खा वाले में नयनम ने अयनम हरे आओ हरेव। तो इसको किस प्रकार से करते हैं ये यहाँ पे मैंने दे रखा। मैंने आप सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बनाए हैं। 3 करने हैं लेकिन मैंने चारों के उत्तर बताए। नयनम ने अनम हरेव हरे हरे आओ, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। 20 का ग, 20 का जो ग है उसमें समास विग्रह करना है। समास विग्रह कहाँ है, समास विग्रह चक्रपाणी का करना है, रामानुजम का करना है। तो देख लीजिए चक्रपाणी का और रामानुजम का ये है। चक्रपाणी का क्या हुआ, चक्रपाणी का चक्रम पाणो यस्य सा, और रामानुजम का क्या हुआ, रामस्य अनुजम। तो ये हो गया। अब आते हैं हम 20वें प्रश्न के घ पे। घ है अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान प्रथम कृत्वा लिखत, निम्नलिखित पदों में से उपसर्ग अलग करके लिखना है। अधिभार में अधि उपसर्ग होगा और प्रहार में प्र उपसर्ग होगा। तो इस प्रकार से इनके उत्तर लिखने हैं। किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार से देख लीजिए, इस प्रकार से उत्तर लिखना है। ये लिखा है अधिभार का अधि उपसर्ग और प्रहार में प्र उपसर्ग। अब आता है अगला प्रश्न आता है 20वें का अंतिम। इसमें क्या है, भरने के लिए है, खाली स्थान भरने, शब्द दे रखे 2-2, इनमें से भरने हैं यहाँ। तो क्या है, पिता सह खादती, तो यहाँ हो जाएगा पुत्रेण, तो ये पुत्रेण आएगा इसमें। ठीक है, दूसरे वाले में आएगा हिमालयात, गंगा हिमालयात निश्चरती, हिमालय से निकलती है। तो ये दोनों हो गए। अब आते हैं 21वें प्रश्न पे मित्रों। 21वें प्रश्न में अंतिम प्रश्न है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित शब्द सूचीतः चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोगा कुरुत। नीचे शब्द दिए हैं, उन शब्द 6 शब्द दे रखे हैं, आप देख लीजिए 6 शब्द दे रखे हैं यहाँ पे। इनमें से 4 चतुर्नाम मतलब 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है संस्कृत में।
हिंदी में नहीं करना है। हंती पत्रम पठामी वने सा वृक्षात। अब इनको कैसे वाक्य प्रयोग करना है तो यहाँ देख लीजिए वाक्य प्रयोग, यह है वाक्य प्रयोग। ठीक है, हंती का क्या हो जाएगा, व्याधा बाणेन मृगम हंती, शिकारी ने बाण से हिरन मारा। ठीक है, पत्रम सा पत्रम लिखती, वह पत्र लिखती है। सा है, सा लिखती है, स होता विसर्ग लगा के तो लड़का होता, ये लड़की है सा। पठामी अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। वने वने पक्षिणा कलरव कुर्वन्ति, वन में पक्षी कलरव करते हैं। सा फिर आ गया तो वहाँ पत्रम का था, यहाँ सा पत्रम लिखती, दोबारा वही लिख दिया, आपको आसानी रहेगी। वृक्षात वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब आता है अथवा ये नहीं आ रहा आपको संस्कृत में वाक्य बनाने तो उत्तराखंड बोर्ड ने सुविधा दी है अथवा करके। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा तो ये वाला कर लो भाई, क्या हो जाएगा इसमें क्या है, अगर वो नहीं आ रहा तो ये वाला कर लो। अधोलिखित वाक्य बिया द्वयो संस्कृतानुवाद, दो का संस्कृत अनुवाद करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना है। मेरा नाम गोपाल है, गाय दूध देती है, मौन पत्र लिखता है। तो इनमें से केवल दो वाक्य का क्या बनाना है, संस्कृत बनानी है। मैं तीनों का बना के दे रहा हूँ आपको, आप तीनों देख लीजिए और मेरी सूरत भी देख लीजिए। तो आप यहाँ पे पहले वाले वाक्य का क्या होगा, पहले वाले वाक्य का मम नाम गोपाला अस्ति, मेरा नाम गोपाल है। धेनु दुग्धम ददाती, गाय दूध देती है। मौन पत्रम पठती, मौन पत्र पढ़ता है। मित्रों, ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र हमने देखा। आप मेरे चैनल संजीव कुमार कोहली पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस जो मैंने ये आपको पेपर हल कराया अभी, इस प्रश्न पत्र को दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा कि जिससे आपके दोस्त, आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें और आपके दोस्त भी आपके साथ पास हो सकें, उत्तीर्ण हो सकें अच्छे अंकों के साथ। आप उत्तीर्ण हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।